नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आप सभी को आपके अपने जोश नीट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथ ही आपको पता है कि हम लोग यूजीसी नीट जेआरएफ दिसंबर 2025 की तैयारी में जुटे हुए हैं, जो भी आगामी एग्ज़ाम देने वाले हैं जून 2026 में, दिसंबर 2026 में, या यूँ कहें कि आगामी वर्षों में। उसके लिए यह महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है, खास तौर पे हिंदी साहित्य का इतिहास। यदि आपका विषय यूजीसी नेट हिंदी है तो आप मेरे साथ ही खास तौर पे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को जरूर पढ़ते हैं, और पढ़ना भी जरूरी होता है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस में लगे होते हैं। एक बात मैं साथी कहना चाहता हूँ आप सभी को कि बदलते मौसम का प्रभाव मेरे कुछ आवाज़ में दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जोश नीट जेआरएफ के फैकल्टी को या जोश नीट जेआरएफ की स्टूडेंट्स और मुझे ये खास बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने वाला नहीं है। ये आवाज़ भले ही थोड़ी से नरम हो, लेकिन ऊर्जा वही बनी रहेगी आप लोग के साथ जो आप लोग को पहले उम्मीद होती थी और अभी भी उम्मीद है मेरे से। ठीक है, चलिए हम लोग अपने सिलसिलेवार ढंग से अपने काम को शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर मध्यकाल रीतिकाल में हम लोग हैं, जिसका संबत 1700 से लेकर के 1900 के बीच होता है। हम लोग इस कड़ी में रीति ग्रंथकार कवि को पढ़ते हैं, जिसमें कुल मिला के कई सारे रीति ग्रंथकार कवि को हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। आप जानते हैं कि मिशन जेआरएफ का यह रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत चौथी कक्षा है। इसका मतलब यह हुआ कि पूर्व में 3 कक्षाएं हो चुकी है। तो आप जाकर के सबसे पहले क्या कीजिए, उस 3 कक्षाओं को देख लीजिए, जिससे कि आपका सीक्वेंस क्या हो, बना रहे। चलते हैं हम आगे। जब आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाने के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आपको नजर आएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की संपूर्ण निचोड़। आप यूँ कहें कि भूमिका और काल विभाजन के साथ इस कक्षा की शुरुआत हुई थी, और वहाँ से जानने के बाद बहुत सारी शुरुआती चरण की बातों को पता चलता है कि कैसे कैसे इसका भूमिका बना, कैसे काल विभाजन हुआ, उसमें कैसे खासकर आदिकाल को वीर गाथा काल के तौर पे कहा गया, उसके पीछे का रीजन क्या था। हम उन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। साथ में आदिकाल समाप्त करते हैं, भक्ति काल करते हैं, और तब जाकर के रीतिकाल में प्रवेश करते हैं। रीतिकाल में जब आते हैं तो केशव बिहारी घनानंद पद्माकर को जैसे महान हस्तियों को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं कि रीतिकाल को क्यों ना श्रृंगार काल कहा जाए। ये भी आपने देखा होगा, रीतिकाल को क्यों ना श्रृंगार काल कहा जाए, तो उसके बारे में जानते हैं। आप जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो तमाम लेकिन मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ। सबसे पहले तो 4 लिंक आएगा, 4 लिंक में जरूर टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप लोग। चैनल को जरूर, अगर आप पहली बार भी आए हैं ना, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से किसी भी रिगार्डिंग पीएचडी के एडमिशन के रिगार्डिंग जाता है, किसी भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट्स आता है तो मैं यहाँ से बता दे दूंगा। साथ ही सिलेबस के बारे में तो आपको जानकारी मिलती ही रहेगी प्रत्येक दिन सब्जेक्ट अपने क्लास के माध्यम से। ठीक है, आप जाएंगे तो इसी प्रकार से आपको आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की तमाम वो चीज़ें नजर आएगी जिसका अपेक्षा करते हैं। खासतौर पर अगर विषय आपका हिंदी है तो पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक यूजीसी नेट हिंदी के तहत जाकर के आप 10 वर्षों का पीवाईक्यू बहुत अच्छे से इन डिटेल्ड एनालिसिस मैडम की है, आप भी इसको लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। साथ में मेरे साथ आप आते हैं तो यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ करते हैं आप, फ्री हैंड, वो भी फ्री हैंड लेक्चर। यूजी खासकर यूट्यूब के इतिहास में पहली दफ़ा कोई पेपर 1 का फ्री हैंड क्लास ले रहा है, तो आप जाकर के वहाँ भी आपको खासकर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक कंप्लीट हो चुका है। जाकर के आप आनंद लीजिए और नोट्स बना करके अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, समय बहुत आपके पास कम है, आप यहाँ पर हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। आप जानते हैं कि इस क्लास में आते हैं तो काल विभाग से, जैसा कि मैंने अभी बताया था, भूमिका और काल विभाजन यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं आदिकाल वीर गाथा काल हो चुका है, भक्ति काल भी हो चुका है, रीतिकाल में आज ये चौथी लेक्चर है। इसको लेकर के हम आज प्रारंभ करते हैं। यहाँ देखिए रीति ग्रंथकार कवि को हम लोग पढ़ते हैं, चिंतामणि, हाँ याद रखिएगा चिंतामणि त्रिपाठी से हम लोगों ने शुरुआत किया था इसको। ठीक है, तो अब चलते हैं रघुनाथ के पास। क्या है रघुनाथ कवि? ये बंदीजन एक प्रसिद्ध कवि हुए जो काशीराज महाराजा बड़ीबंट सिंह की सभा को सुशोभित करते थे। काशी नरेश ने इन्हें चौड़ा ग्राम दिया था। कौन दिया था? चौड़ा ग्राम। इनके पुत्र गोपीनाथ और गोकुलनाथ के शिष्य मणिदेव ने महाभारत का भाषा अनुवाद किया, जो काशीराज के पुस्तकालय में है। ठाकुर सिम सिंह ने इनके 4 ग्रंथों का नाम लिखे हैं। अब देखिए 4 ग्रंथ कौन कौन है। काव्य कलाधार, रसिक मोहन, जगत मोहन, इश्क महोत्सव। बिहारी सतसई की एक टीका भी इन्होंने उल्लेख किया है। इनका कविता काल संबत कब से है? 1790 से लेकर के
1810। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ देखिए रसिक मोहन के बारे में है। रसिक मोहन जो है 1796 के आसपास लिखी गई थी। खास तौर पे ये पुस्तक जो है अलंकार ग्रंथ है। क्या है? अलंकार ग्रंथ है। इसमें उदाहरण केवल श्रृंगार के ही नहीं, वीर आदि अन्य रसों के भी बहुत हैं। एक अच्छी विशेषता तो यह है कि इसमें अलंकारों के उदाहरणों में जो पद्य आए हैं उनके प्रायः सब चरण प्रस्तुत अलंकार के सुंदर और स्पष्ट उदाहरण होते हैं। इस प्रकार इनके कवित्व या सवैये का सारा कलेवर अलंकार को उदाहरण करने में प्रयुक्त हो जाता है। भूषण आदि बहुत से कवियों ने अलंकारों के उदाहरण में जो पद्य रखे हैं उनका अंतिम या कोई चरण ही वास्तव में उदाहरण होता है। उपमा के उदाहरण में इनका यह प्रसिद्ध कवित्व लीजिए। फूली उठे कमल से अमल हितु के नयन, कहे रघुनाथ भरे चैन रस पिसियरे। इस प्रकार रघुनाथ कवि ने अपने आप को इतने सारे दोहों के माध्यम से दिखाया है। खास करके आएंगे जब काव्य कलाधार संवत 1802 के आसपास लिखा गया था, जो रस के ग्रंथ है वो था अलंकार का ग्रंथ, ये था रस का। इसमें प्रथा अनुसार भाव भेद, रस भेद, थोड़ा बहुत कहकर नायिका भेद, नायक भेद का ही विस्तृत वर्णन है। विषय निरूपण इसका उद्देश्य नहीं जान पड़ता। जगत मोहन संवत 1807 के आसपास वास्तव में एक अच्छे प्रतापी और ऐश्वर्यवान राजा की दिनचर्या बताने के लिए लिखा गया। इसमें भगवान श्री कृष्ण की 12 घंटे की दिनचर्या कही गई है। इसमें ग्रंथकार ने अपनी बहुज्ञता अनेक विषयों जैसे राजनीति, सामुद्रिक, वैदिक, 34 शालिहोत्र, मृग्या, सेना, नगर, गढ़ रक्षा, पशु पक्षी, शतरंज इत्यादि के विस्तृत और अरोचक वर्णनों द्वारा प्रदर्शित की है। इस प्रकार वास्तव में पद्य में होने पर भी यह काव्य ग्रंथ नहीं है। इस महोत्सव में आपने खड़ी बोली की रचना का शौक दिखाया है। उससे सूचित होता है कि खड़ी बोली की धारणा तब तक अधिकतर उर्दू के रूप में ही लोगों को थी। कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं। ग्वाल संग जैबो ब्रज गयन चैरबो एबो, अब कहाँ दाहिने ये नैन फरकत है। ठीक है, इस तरह की बात यहां देखिए, इस तरह का लाइन आप पढ़ भी सकते हैं। अब चलते हैं आगे, रघुनाथ के बाद दुल्हा पे चलते हैं। किनके? दुल्हा। ये कालिदास त्रिवेदी के पौत्र और उदयनाथ कविंद्र के पुत्र थे। ऐसा जान पड़ता है कि ये अपने पिता के सामने ही अच्छी कविता करने लगे थे। ये कुछ दिनों तक अपने पिता की समसामयिक रहे। कविंद्र के रचे ग्रंथ 1804 तक मिले हैं। अतः इनका कविता काल संवत 1800 से लेकर के संवत 1825 के आसपास तक माना जा सकता है। इनका बनाया एक ही ग्रंथ खास करके कवि कुलकंठाभरण मिला है। इसका क्या नाम है? कवि कुलकंठाभरण। किनका पुस्तक का नाम है? दुल्हा की पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना है। जिसमें निर्माण काल नहीं दिया है, पर इसके फुटकल कवित और भी सुने जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। कवि कुलकंठाभरण अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका है अलंकार का, जिसमें यद्यपि लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं, पर कवित और सवैया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और उदाहरण दोनों के सम्यक कथन के लिए पूरा अवकाश मिला है। भाषा भूषण आदि दोहों में रचे हुए इस प्रकार के ग्रंथों से इसमें सही विशेषता है, इसके द्वारा सहज में अलंकारों का चलता बोध हो सकता है। इसी से दुल्हा जी ने इसके संबंध में आप कहा है, जो या कंठाभरण को कंठ करे चित लाई, सभा मध्य शोभा लहे अलंकृति ठहराई। ठीक है, अब कहते हैं कि इनके कवि कुलकंठाभरण में केवल 85 पद्य हैं। फुटकल जो कवित मिलते हैं वे अधिक से अधिक 15 से 20 होंगे। अतः इनकी रचना बहुत थोड़ी है, पर थोड़ी होने पर भी उसने इन्हें बड़े अच्छे प्रतिभा संपन्न कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया है। देव दास, मतीराम आदि के साथ दुल्हा का भी नाम लिया जाता है। इनकी इस सर्वप्रियता का कारण इनकी रचना की मधुर कल्पना, मार्मिकता और प्रौढ़ता है। इनके वचन अलंकारों के प्रमाण में भी सुनाए जाते हैं। सहृदय श्रोताओं के मनोरंजन के लिए भी किसी कवि के इन पर प्रश्न होकर यहाँ तक कहा कि और बाराती सकल कवि दुल्हा दुल्हा राय। ठीक है, बाराती और दुल्हा के नाम से दुल्हा के बारे में बात हो रही है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण देख सकते हैं। माने सन्माने तई माने सन्माने सन, माने सन्माने सन्मान पायुति है, कहे कवि दुल्हा अजाने अपमाने। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट कुमार भट्ट, मणि भट्ट। कहाँ चलेंगे? कुमार मणि भट्ट के पास।
कुमार मणि भट्ट, इनका कुछ वृत्त जो है ना ज्ञात नहीं। इन्होंने संवत 1803 के लगभग रसिक रसाल नामक एक बहुत अच्छा नीति ग्रंथ बनाया था। किसका है? कुमार मणि भट्ट का है, रसिक रसाल। ठीक है। ग्रंथ में इन्होंने अपने को हरिवल्लभ का पुत्र कहा। शिव सिंह ने इन्हें गोकुलवासी कहा है। इनका सवैया देखिए कैसा है। गावे बधु मधुरे सुर गीतन प्रीतम संगना बाहिर आई। ठीक है। शंभुनाथ मिश्र, अब चलते हैं। शंभुनाथ मिश्र इस नाम के कई कवि हुए, जिनमें से एक संवत 1806 में, दूसरी 1867 में, तीसरी 1901 में। यहाँ प्रथम का उल्लेख किया जाता है। इन्होंने रस कलोल, रस तरंगिनी, अलंकार दीप नामक 3 ग्रंथ बनाए हैं। ये असोथर जिला फतेहपुर के राजा भगवंत राय खींची के यहाँ रहते थे। अलंकार दीप में अधिकतर दोहे हैं, कवित सवैया कम। उदाहरण श्रृंगार वर्णन में अधिक प्रयुक्त न होकर आश्रयदाता के यश और प्रताप वर्णन में अधिक प्रयुक्त है। एक कवित दिया जाता है। आजू चतुरंग महाराज सेन साजत ही, धौसा की धुकार धुरी पूरी मुंह माही के। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, शिव सहाय दास। क्या नाम है? शिव सहाय दास। ठीक है। अब देखते हैं शिव सहाय दास जी को। शिव सहाय दास जी ये जयपुर के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1809 में शिव चौपाई और लोकोक्ति रस कौमुदी, क्या है? लोकोक्ति रस कौमुदी 2 ग्रंथ बनाए। इनका नाम और पता दोनों याद रखिएगा। खासकर कि इन्होंने क्या पुस्तक लिखी है। लोकोक्ति रस कौमुदी में विचित्रता यह है कि पाखानों या कहावतों को लेकर न्याय का भेद कहा गया है। जैसे अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, करो रखवाई नाहिन बाम, बवही ले आऊं घनश्याम। इस तरह की बात है। नेक्स्ट चलते हैं रूपशाही। क्या है? रूपशाही। ये पन्ना मध्य प्रदेश के रहने वाले श्रीवास्तव का थे। इन्होंने संवत 1813 में रूप विलास नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें दोहे में ही कुछ पिंगल, कुछ अलंकार, नायिका भेद आदि है। 2 दोहे नमूने के लिए लिए जाते हैं। जगमगाती सारी झड़ी झलमल भूषण चेती, भरी दोपहरी त्यागी भेंट पियासो होती। इस तरह की बात है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऋषिनाथ जी के पास। ये कवि का नाम क्या है? ऋषिनाथ। ये असनी के रहने वाले बंदीजन प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पिता और सेवक के पिता परम पितामह थे। काशीराज के दीवान सदानंद और रघुवर कायस्थ के आश्रय में इन्होंने अलंकार मणिमंजरी नाम की एक अच्छी पुस्तक बनाई, जिसमें दोहों की संख्या अधिक है, यद्यपि बीच बीच में घनाक्षरी और छय्यब भी है। इसका रचना काल संवत 1831 है, जिसमें यह इनकी वृद्धावस्था का ग्रंथ जान पड़ता है। इनका कविता काल संवत 1790 से लेकर 1831 है। ठीक है। माना जाता है कविता ये अच्छी करते हैं। एक कविता दिया गया है। ठीक है। अब देखिए कि लिखा है कि छात्रा छत्र हवे करी, करती मही पालन को पूरो फैलो, रजत अपार हवे। यहाँ देखिए 42 साल के पास है। ये असनी के रहने वाले ब्रह्म भट्ट थे। उनकी वंशधर अब तक असनी में है। इन्होंने भाषा भरण नामक एक अच्छा अलंकार ग्रंथ संवत 1825 में बनाया, जिसमें प्रायः दोहे ही हैं। दोहे बहुत सरस है और अलंकारों के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 2 दोहे उद्धृत किए जाते हैं। नहीं कुरंग नहीं ससक यह, नहीं कलंक नहीं पंक, 20 बीसे बिरसा रही वही, गही दिढ़ी ससियंक। ठीक है। अब चलते हैं दत्ता जी के पास। कौन है? दत्ता। ये माढ़ी जिला कानपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे। चरखाड़ी के महाराज खुमान सिंह के दरबार में रहते थे। इनका कविता काल संवत 1830 माना जा सकता है। इन्होंने लालित्य लता नाम की एक अलंकार की पुस्तक लिखी है, जिसे ये बहुत अच्छे कवि जान पड़ते हैं। एक सवैया दिया जाता है, ग्रीष्म में तपे भीषण भानु, गई बनकुंज सखिन की भूल सौ, घाम सो बामलता मुरझानी, बयारी करे घनश्याम दुकूल सो। ठीक है। ये है रतन कवि। कौन है? रतन कवि। इनका वृत्त कुछ ज्ञात नहीं। शिव सिंह ने इनका जन्मकाल संवत 1798 लिखा। इससे इनका कविता काल संवत 1830 के आसपास माना जा सकता है। ये श्रीनगर गढ़वाल के राजा फतेह सिंह के यहाँ रहते थे। उन्हीं के नाम पर फतेह भूषण नामक एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ इन्होंने बनाया। इसमें लक्षणा, व्यंजना, काव्य भेद, ध्वनि, रस, दोष आदि का विस्तृत वर्णन है।
उदाहरण में श्रृंगार के ही पद्य न रखकर इन्होंने अपनी राजा की प्रशंसा के कवित्व हुए बहुत रखे हैं। संवत 1827 में इन्होंने अलंकार दर्पण लिखा। इसका निरूपण भी विशद है और उदाहरण भी बहुत मनोरम और सरस है। ये एक उत्तम श्रेणी के कुशल कवि थे, इसमें संदेह नहीं। कुछ नमूने लीजिए। बौरिन के वाहिनी को भीषण निदाघ कुबलय केली को सरस सुधाकरु है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नाथ, जिसको हरिनाथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरिनाथ। ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1826 में अलंकार दर्पण नामक एक छोटा सा ग्रंथ बनाया, जिसमें एक एक पद के भीतर कई कई उदाहरण हैं। इनका क्रम और से विलक्षण है। ये पहले अनेक दोहों में बहुत से लक्षण कहते गए, फिर एक साथ सबके उदाहरण कविता आदि में देते गए। कविता साधारणतः अच्छी है। एक दोहा देखिए। तरुणी लसती पर प्रकाशते मालती लसती सुहास, गोरस 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 देत नहीं, गोरस चाहती हुलास। ठीक है। अब चलते हैं मणिराम मिश्र के पास। ये कवि साहब कौन है? मणिराम मिश्र। ये कन्नौज निवासी इच्छाराम मिश्र के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1829 में छंद छप्पनी और आनंद मंगल नाम की 2 पुस्तकें लिखी। आनंद मंगल भागवत दशम स्कंद का पदे में क्या है? अनुवाद है। छंद छप्पनी छंद शास्त्र का ही बड़ा ही अनूठा ग्रंथ है। अब चलते चंदन के पास। ये चंदन नाहिल पुवाया जिला शाहजहांपुर के रहने वाले बंदीजन थे। गौर राजा केसरी सिंह के पास रहा करते थे। श्रृंगार सागर, काव्य भरण, कलोल तरंगिनी ये 3 ग्रंथ लिखे। इनके अतिरिक्त इनके लिखित ग्रंथ और भी हैं। क्या नाम है? केसरी प्रकाश, चंदन सतसई, पथिक बोध, नक सिख, नाममाला, पत्रिका बोध, तत्व संग्रह, बिसंत संत। उसके बाद क्या है? कृष्ण काव्य, प्राग्ञ विलास। ठीक है। एक अच्छे चलते कवि जान पड़ते हैं। इन्होंने काव्याभरण संवत 1845 में लिखा। फुटकल रचना तो इनकी अच्छी ही है। शीत बसंत जो आप देखते हैं, शीत बसंत, ये शीत बसंत की कहानी इन्हीं का है। किसका है? शीत बसंत की कहानी चंदन की है। शीत बसंत की कहानी भी इन्होंने प्रबंध काव्य में के रूप में लिखी है। शीत बसंत की, मुझे शीत बसंत नाम से एक बात याद आती है कि मेरे दादाजी अक्सर शीत बसंत की कहानी कहा करते थे। ठीक है। तो शीत बसंत की कहानी जब यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, अब जाएंगे तो अच्छा, बहुत ही रोचक कहानी है। शीत बसंत की रोचक कहानी इन प्रांतों में बहुत प्रचलित है, उसमें बीमाता के अत्याचार से पीड़ित शीत बसंत नामक 2 राजकुमारों की बड़ी लंबी कथा है। इनकी पुस्तकों की सूची देखने से यह धारणा होती है कि इनकी दृष्टि रीति ग्रंथों तक ही बद्ध न रहकर साहित्य के और अंगों पर भी थी। ये फारसी के अच्छे शायर थे। उनका तखल्लुस जो है संदल रखते थे। इनके दीवाने संदल कहीं कहीं मिलता है। इनका कविता काल संवत 1820 से 1850 तक माना जा सकता है। इनका एक सवैया नीचे दिया जाता है। ब्रजवारी गवारी दे जाने कहाँ, या चतुरता न लुगायन में। अब आता देवकी नंदन। ये देवकी नंदन दया कन्नौज के पास मकरंद नगर ग्राम के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम जो है ना ससली शुक्ल था। इन्होंने संवत 1841 में श्रृंगार चरित और 1857 में मत अवधूत भूषण सरफड़ा चंद्रिका नामक रस और अलंकार के ग्रंथ बनाए। संवत 1843 में ये कुंवर सरफराजगिरी नामक किसी धनाढ्य महंत के यहाँ थे, जहां इन्होंने सरफराज चंद्रिका नामक अलंकार का ग्रंथ लिखा। इसके उपरांत ये रुधा मऊ जिला हरदोई के रईस अवधूत सिंह के यहाँ गए, जिनके नाम पर अवधूत भूषण बनाया। इनका एक नक्सिक भी है। शिव सिंह को इनके इस नक्सिक का ही पता था, दूसरे ग्रंथों को नहीं। श्रृंगार चरित में रस भाव नायिका भेद आदि के अतिरिक्त अलंकार भी आ गए हैं। अवधूत भूषण वास्तव में इसी का कुछ प्रवर्धित रूप है। इनकी भाषा मजी हुई और भाव प्रौढ़ है। बुद्धि वैभव भी इनकी रचना में पाया जाता है। कहीं कहीं कूट भी इन्होंने कहे। कला वैचित्र की ओर अधिक झुकी हुई होने पर भी इनकी कविता में लालित्य और माधुर्य पूरा है। 2 कविता नीचे दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। बैठी रंग डाबटी में हिरत पिया की बाट, आए ना बिहारी भई निपट अधीर में। ठीक है। अब चलते हैं महाराज राम सिंह के पास। क्या नाम है? महाराज राम सिंह।
ये नरवलगढ़ के राजा थे। इन्होंने रस और अलंकार पर 3 ग्रंथ लिखे। अलंकार दर्पण, रस निवास, रस विनोद। अलंकार दर्पण दोहों में होते हैं। नाई का भेद भी अच्छा है, एक अच्छे और प्रवीण कवि है। उदाहरण लीजिए, सोहत सुंदर श्याम सिर, मुकुट मनोहर जोड़, मनो नीलमणि शैल पर नाचत राजत मोड़। ठीक है, नेक्स्ट चलते भान। ये भान कवि है। कौन है? भान कवि है। इनके पूरे नाम तक का पता नहीं। इन्होंने संवत 1845 में नरेंद्र भूषण नामक अलंकार का एक ग्रंथ बनाया, जिससे केवल इतना ही पता लगता है कि ये राजा जोरावर सिंह के पुत्र थे और राजा रणजोर सिंह के बुंदेल के यहाँ रहते थे। इन्होंने अलंकारों के उदाहरण श्रृंगार रस के प्रायः जो है बराबर की हिपी, वीर, भयानक, अद्भुत आदि रसों के रखे हैं। इससे इनके ग्रंथ में कुछ नवीनता अवश्य दिखाई पड़ती है, जो श्रृंगार के सैकड़ों वर्ष के पिष्टफेशन से उबे हुए पाठक को विराम सा देती है। इनकी कविता में भूषण की सी फर्क और प्रसिद्ध श्रृंगारियों की सी तन्मयता और मधुरता तो नहीं, पर रचना प्राय पुष्ट और परिमार्जित है। क्या है? परिमार्जित है। रण मतवारे ये जोरावर दुलारे, तब बाजत नगारे भय गालिब दिगिस पर। ठीक है, अब चलते थान कवि के पास। क्या नाम है? थान कवि। ये चंदन बंदीजन के भानजे थे और डोरिया खाड़े जिला बराईबरेली में रहते थे। इनका पूरा नाम जो है थान राय था। इनके पिता निहाल राय पितामह महावीर सिंह और प्रपितामह लाल राय थे। इन्होंने संवत 1848 में दलील प्रकाश नामक एक रीति ग्रंथ शवरा बैसवारा में कि रईस दलील सिंह के नाम पर बनाया। इस ग्रंथ में विषयों का कोई क्रम नहीं है। इसमें गण विचार, रस, भाव भेद, गुण दोष आदि का कुछ निरूपण है और कहीं कहीं अलंकारों के कुछ लक्षण आदि भी दे दिए गए। कहीं राग रागानियों के नाम पर तो उनके भी लक्षण का दिए। पुराने टीका का कोड़ी सी गति है। अंत में चित्र काव्य भी रखे हैं। सारांश यह है कि इन्होंने कोई सर्वांग पूर्ण ग्रंथ बनाने के उद्देश्य से इसे नहीं लिखा है। अनेक विषयों में अपनी निपुणता का प्रमाण सा इन्होंने उपस्थित किया है। ये इसमें सफल हुए। यह अवश्य कहना पड़ता है कि जो विषय लिया है उस पर उत्तम कोटि की रचना की। भाषा में मंजूरता और ललित्य है। स्वर वर्णों की मधुर योजना इन्होंने सुंदर की है। यदि आपने ग्रंथ की इन्होंने भानुमति का पिटारा न बनाया होता, एक ढंग पर चले होते तो इनकी मेरे कवियों की सी ख्याति होती, इसमें संदेह नहीं। इनकी रचना 2 नमूने देखी। दासन पैदाहिनी परम शम हंस वाहिनी हो, पुथी कर वीणा सुरमंडल बढ़त है। अब चलते हैं बेनी बंदीजन। ये बेनी बंदीजन को देखिए। ये बैती जिला रायबरेली के रहने वाले थे। अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैत राय के आश्रय में रहते थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने टिकैत राय प्रकाश नामक एक अलंकार ग्रंथ संवत 1849 में बनाया। अपने दूसरे ग्रंथ रस विलास में इन्होंने रस निरूपण किया है। ये अपने दोनों ग्रंथों के कारण इतने प्रसिद्ध हुए कि जितने की अपनी भैरवों के लिए। इनके भौरवों का एक संग्रह भौरवा संग्रह के नाम से भारत जीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है। भौरवा हास्य रस के अंतर्गत आता है। क्या आता है? भौरवा जो है हास्य रस के अंतर्गत आता है। इसमें किसी की उपहासपूर्ण निंदा रहती है। ये प्राय सब देशों में साहित्य का अंग रहा है। जैसे फारसी और उर्दू की शायरी में हजों का एक विशेष स्थान है, वैसे ही अंग्रेजी में सटायर, क्या नाम है? सटायर का पूर्वी साहित्य में उपहास काव्य के लक्ष्य अधिकतर कंजूस अमीर या और आश्रयदाता ही रहे हैं, और यूरोपीय साहित्य में समसामयिक कवि और लेखक। इसमें यूरोप के उपहास काव्य को साहित्यिक मनोरंजन की सामग्री अधिक रहती थी। उर्दू साहित्य में सौदा हजों के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने किसी अमीर के लिए घोड़े की इतनी हंसी की है कि सुनने वाले लोट-पोट हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी कवि ने औरंगजेब की दी हुई हथीनी की निंदा की है। अब देखिए किस तरीके से है। तिमीर लंग लई मूल चली बाबर के हल्के, रही हुमायूं संग फेरी अकबर के दल के, जहांगीर जस लियो पीठी के को भार हटायो, शाहजहां करी निहाब तही ताही पुनी मारिये छटायो। ठीक है, इस तरह की बात कही है। इस पद्धति के अनुयायी बेनी जी ने भी कहीं बुरी रजाई पाई तो उसकी निंदा की, कहीं कहीं छोटे आम पाए तो उसकी निंदा भी खोलकर की है। पर जिस प्रकार उर्दू के शायर कभी कभी दूसरे कवि पर भी छींटा दिया करते हैं, उसी प्रकार बेनी जी ने भी लखनऊ के ललक दास महंत
जी इन्होंने सत्योपाख्यान नामक एक ग्रंथ लिखा। इसमें कौन? ललक दास महंत, जिसमें राम कथा की बड़ी विस्तार से बाई पर कुछ कृपा की। जैसे बाजे बाज ऐसे डलमऊ में बसंत, जैसे मऊ के जुलाहे, लखनऊ के लड़कदास। इनका टिकैत प्रकाश संवत 1849 में और रसविलास संवत 1874 में बना। अतः इनका कविता काल संवत 1849 से लेकर 1880 तक माना जाता है। इनकी कविता के कुछ नमूने देखना हो तो इस तरीके से देख सकते हैं। अली डसे आधार सुगंधा पाई आनंद को, कानन में ऐसे चारों चरण चलाए। अब आते बेनी परवीन। कौन है? बेनी परवीन। ये लखनऊ के वाजपेयी थे। लखनऊ के बादशाह गाजीउद्दीन हैदर की दीवान राजा कृष्ण दया कृष्ण काइस्त के पुत्र नवर कृष्ण उर्फ ललन जी के आश्रय में रहते थे, जिनकी आज्ञा से संवत 1874 में इन्होंने नवरस तरंग नामक एक ग्रंथ बनाया था। कौन? बेनी परवीन का पुस्तक का नाम क्या है? नवरस तरंग। इसके पहले श्रृंगार भूषण नामक एक ग्रंथ ये बना चुके थे। ये कुछ दिन के लिए महाराज नानाराव के पास बिछुड़ भी चले गए थे। उनके पास उनके नाम पर नानाराव प्रकाश नामक अलंकार का एक बड़ा ग्रंथ कवि प्रिया के ढंग पर लिखा था। खेद है इनका कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित न हुआ। इनके फुटकल कविता तो इधर उधर बहुत कुछ संग्रहित और उद्धृत मिलते हैं। कहते हैं कि बेनी बंदीजन भौरवे वाले से इनसे एक बार कुछ वाद हुआ था, जिससे प्रसन्न होकर इन्होंने इन्हें प्रवीण की उपाधि दी थी। इसीलिए नाम ऊपर के बेनी प्रवीण। पीछे से रुग्ण होकर ये शपथनिक आबू चले गए और वहीं इनका शरीरपात हुआ। इन्हें कोई पुत्र न था। इनका नवरस तरंग, क्या नाम है? नवरस तरंग बहुत ही मनोहर ग्रंथ है। उसमें नायिका भेद के उपरांत रसभेद और भाव भेद का भी संक्षेप निरूपण हुआ है। उदाहरण रसों के भी दिए हैं, पर रीति काल के रस संबंधी ग्रंथों की भांति श्रृंगार का ही ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद के अंतर्गत प्रेम क्रीड़ा की बहुत ही सुंदर कल्पनाएं भरी पड़ी है। भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी और चलती है। बहुतों की भाषा की तरह लड्डू नहीं है। ऋतुओं के वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से जहां तक रमणीय हो सकते हैं किए गए हैं, जिनमें प्रथानुसार भोग विलास की सामग्री भी बहुत कुछ आ गई है। अभी सारिका आदि कुछ नायिकाओं के वर्णन बड़े ही सरस है। ये ब्रजभाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। जान पड़ता है कि श्रृंगार के लिए सबैया ये विशेष उपयुक्त समझते थे। कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पे। भोर ही नियुति गई ती तुम्हें वह गोकुल गांव की ग्वालिन गोरी, अधिक राती लो बेनी प्रवीण कहाँ ढिंग राखी करीब बर जोड़ी। ठीक है, इस तरह की बात इन्होंने कर रखी है। ठीक है, तो 49 नंबर क्या है? ये है जसवंत सिंह द्वितीय। कौन है? जसवंत सिंह द्वितीय। ये बघेल क्षत्रिय है, आपको पता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो है ना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसको, क्योंकि टाइम को ध्यान में रखते हुए आपका टाइम ओवर होता है। अब इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं भी आपको पुनः विश्वास दिलाया था कि आपके पूरी कक्षा में जोश को कम नहीं होने देंगे। ठीक है, क्योंकि जोश जरूरी है, पढ़ने और पढ़ाने दोनों के लिए जोश जरूरी है। और आपका सबसे बड़ी बात कि आपका तो एग्जाम है आगामी दिसंबर में, तो आपके लिए तो जोश रखना ही पड़ेगा। बिना जोश का तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि पढ़ेंगे कैसे? एक दिन यदा कदा मौसम परिवर्तन होता है, तो आप जानते हैं कभी कुछ हो जाएगा, इसलिए फिर भी जोश को बना के रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं इसको देखते हैं। चलिए, इसी के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप याद रखिए, अपने पास बहुत कम समय है, जीआरएफ होना बहुत ज़रूरी है आपका, इसीलिए जीआरएफ करने के लिए मेहनत करनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।